यूनिट टेस्ट थर्ड, अपनी कॉपीज ले लेना, जो नोट करना चाहे आप कर लेना साथ में। किसके बारे में था? केमिकल काइनेटिक्स, यूनिट थर्ड। क्लास में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन, अ रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट K equal to 3.24 10 raised to power 4 liter mole inverse second inverse। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर। ठीक है, मोस्टली इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए। ये वैल्यू सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए दी है। हमारा फोकस क्या है? सिर्फ यूनिट के ऊपर। हम लोग ऑर्डर का यूनिट निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है सेकंड ऑर्डर के यूनिट्स निकालो, ठीक है, रेट कांस्टेंट के। और दूसरी तरफ इसको उल्टा करके दे दिया, उन्होंने रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है और पूछा है ऑर्डर क्या है। ठीक है, आपने बता दिया सेकंड ऑर्डर, आपने ये वाली वैल्यू देखनी है। अगर ये लीटर सिंगल में जा रहा है तो सेकंड ऑर्डर 1 प्लस कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है, हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। एक तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला रहता है, लेकिन 10 के 10 चैप्टर्स में बहुत सारे जनरल फॉर्मूलाज आएंगे। तो सिंपल तरीका रखना है। हमें पता है रेट किसके बराबर है? K A रेज टू पावर X। और वैल्यू किसकी निकालनी होती है हमें? रेट कांस्टेंट की। यूनिट्स किसके निकालने होते हैं? रेट कांस्टेंट के। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर के निकालते हैं। मतलब यहां पे X की वैल्यू कितनी आ गई? 1। रेट किसके बराबर होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। ये रहा रेट कांस्टेंट। और ये क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? मोल पर लीटर। ओके, तो अब आप देखो, कैंसिल। K किसके बराबर आया? 1 अपॉन सेकेंड, और दिस इज सेकेंड इनवर्स। तो दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? सेम ये अगर सेकेंड ऑर्डर होगा तो यहां क्या हो जाएगा? 2। लेट्स सी, यहां आ गया सेकेंड ऑर्डर। ओके, अब रेट किसके बराबर है? रेट मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। ये रहा रेट कांस्टेंट। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर कितना? स्क्वायर। ठीक, तो 1 मोल पर लीटर से कैंसिल। अब मेरे पास आया 1 अपॉन सेकेंड K इंटू मोल पर लीटर। मैं ऐसा लिख लेती हूं सो दैट आपको आसानी रहे। अब K को यहां रखो, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो K किसके बराबर आएगा? लीटर अपॉन मोल इंटू 1 अपॉन सेकेंड। 1 अपॉन सेकेंड तो ऑलरेडी है, ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? लीटर अपॉन मोल। तो K किसके बराबर आया? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे ही अगर यहां पे थर्ड ऑर्डर होगा, यहां पे 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना रहेगा? स्क्वायर। तो दूसरी साइड क्या चला जाएगा? लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर। यहां आ जाएगा 2, यहां क्या आ जाएगा? -2 होगा पर सेकेंड। क्लियर? और एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन आता है यहां से जीरो ऑर्डर के लिए। रेट इक्वल टू K A रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो रेट किसके बराबर आ गया? K के बराबर। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। किसकी वैल्यू है ये? रेट कांस्टेंट की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट्स रेट ऑफ रिएक्शन की होंगी वही यूनिट्स रेट कांस्टेंट की होंगी। एक बार क्वेश्चन आया हुआ ऐसे, फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द यूनिट्स ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर सेम, तो कौन होगा? जीरो ऑर्डर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a first order reaction is 32 mole per liter. 32 mole per liter. Initial concentration is given and its half period is 10 minutes. Okay. T half is 10 minutes. Then the concentration in mole per liter after half an hour will be what? हमें पता करना है फाइनल कंसेंट्रेशन कब, आफ्टर कितना टाइम? 30 मिनट्स। 30 मिनट के बाद कितनी कंसेंट्रेशन बचेगी? ठीक है, अब हाफ लाइफ पीरियड के साथ हम जो भी फॉर्मूला लेके चलते हैं, टी हाफ किसके बराबर होता है? 693 अपॉन के। इसमें कहीं पे भी ना तो इनिशियल कंसेंट्रेशन है ना फाइनल कंसेंट्रेशन। ठीक, मतलब ये वाला फार्मूला तो लगने वाला नहीं है। ड्यूरिंग आप लोगों के जब लेक्चर चल रहे थे वहां पे हमने नंबर ऑफ टी हाफ्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाया था। वो फॉर्मूला कहता है हमारे पास जो फाइनल कंसेंट्रेशन है किसके बराबर होती है? जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होगी हाफ लाइफ पीरियड रेज टू पावर n। और इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते थे a अपॉन a नॉट इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n। ये फॉर्मूला हम नोट करते थे। अच्छा, अब ये n क्या है? n बताता है नंबर ऑफ टी हाफ्स, हमारे पास कितने हाफ लाइफ्स आए। n is equal to number of half lives. ओके, ये कहां से कैलकुलेट करें? n किसके बराबर होगा? हमारे पास रिएक्शन का टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ। टोटल टाइम कितना लगा? कितने टाइम के बाद का पूछा उसने? 30 मिनट्स। ओके, और टी हाफ कितना उसका? 10 मिनट्स। तो n कितना आया? n कितना आया भाई? 3। मतलब टोटल 30 मिनट, टी हाफ 10 मिनट। पहले 10 मिनट में पहला टी हाफ, फिर अगले 10 मिनट में अगला टी हाफ, फिर अगले 10 मिनट में तीसरा टी हाफ। लेमैन तो ऐसे कैलकुलेट करेगा कि 30 मिनट को 10-10 करके कर लिया, तो आप फॉर्मूला लगाकर n निकाल सकते हैं। n की वैल्यू आ गई। यहां समटाइम्स n इज इक्वल टू टी अपॉन एच। टी क्या है? टोटल टाइम जितना गिवन है, और h क्या है? हाफ लाइफ पीरियड। याद रहेगा? ठीक है, n आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी जो इक्वेशन है वो देखते हैं। आपको फाइनल कंसेंट्रेशन का तो पता करना है। इनिशियल कितनी थी? 32 मोल पर लीटर। ओके, इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर कितना आया? n 3 हाफ लाइफ आई हैं 30 मिनट में। हाफ लाइफ पीरियड का तो यही मतलब होता है ना। तो 1 हाफ लाइफ 10 मिनट की, तो 30 मिनट में कितनी हाफ लाइफ आ गई? 3। a किसके बराबर होगा? 32 इस तरफ चला गया इंटू 1/2 1/2 1/2 कितना आ गया? 32 इंटू 1/2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब चेक करो, 4 मोल पर लीटर है क्या ऑप्शन में? यही आंसर था। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इनिशियल फाइनल कंसेंट्रेशन दी होगी और ये पूछा होगा इतनी इनिशियल थी, इतनी फाइनल बची है हमारे पास, बताओ कितने हाफ लाइफ पीरियड लगे, तो वहां पे n निकालना है। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, ज्यादा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे चैनल के लिंक के ऊपर, जो इस चैप्टर के हैं उसमें सॉल्व किए हुए हमने बहुत सारे।
क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट assertion is the half life period of a reaction is the time in which concentration of the reactant is reduced to 1/2 of its initial concentration. सही है? Okay. Reason is in first order kinetics, when concentration of reactant is double, its half life period is doubled. बताओ, गलत, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि टी हाफ के अंदर कहीं पे भी कंसंट्रेशन आती ही नहीं। आप उसको डबल करें, ट्रिपल करें, टी हाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि टी हाफ क्या है, जितनी भी कंसंट्रेशन होगी, मान लीजिए शुरू में मेरे पास कंसंट्रेशन थी 500 एंड लेट इट बी कि टी हाफ मेरे पास था 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स के अंदर 500 का कितना रह गया? 250। अब हम ये सोचें 500 का तो 250 रहा, मतलब अगर मैं अगले 30 मिनट की बात करूं तब तो और ज्यादा कंज्यूम हो जाना चाहिए, नहीं होगा। दिस इज ब्यूटी ऑफ काइनेटिक्स। 30 मिनट में 500 से 250 हुआ तो अगले 30 मिनट में 250 का हाफ हो जाएगा, कितना? 125। तो आप कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 500 का 1000 हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन, तो हाफ लाइफ पीरियड तो उतना ही रहेगा। 1000 से फिर कितना हो जाएगा? 500। जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उससे हाफ हो जाएगा। क्लियर? तो कौन सा आया आपके पास? कितना आया? सी। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, वो तो आते हैं ना सबको। ओके, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी? सबने ठीक लिखा हुआ था। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश, इट डजंट मीन कि वो सिर्फ एक लाइन में आपसे पूछ रहा है। उसने सीधा सीधा बोला है कि आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के अंदर डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल? ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है हम उसको देख के बताते हैं कि वेदर 2 रिएक्टेंट जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे कि 5 जुड़ेंगे। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलरिटी इज गिवन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, जो आपके नंबर ऑफ मोल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये किससे गिवन होता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन के साथ। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 0, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मे बी फ्रैक्शनल, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, इट विल नॉट बी फ्रैक्शनल। तो 4 तो मैंने बता दिए। पहला डिफरेंस हमेशा आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन, मॉलिक्यूलरिटी की और ऑर्डर की। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन से ऑर्डर दिया जाता है। सबने ठीक लिखा हुआ था। डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन आपकी असर्शन है ना। पेपर में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे उस दिन सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने बोला था, किसी भी रेट कांस्टेंट की जो उसमें दिया था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसमें उसने यूनिट्स पूछे, लेकिन आगे एक न्यूमेरिकल में के की वैल्यू गिवन थी और उस वैल्यू के साथ क्या लिखा हुआ था? यूनिट्स। तो थोड़ा सा वाइजली अपने पेपर को स्कैन करें तो बहुत सी चीजें आपको वहां से मिल जाती हैं। ठीक है, तो assertion, the half life period of a reaction is the time in which the concentration of the reactant is reduced to 1/2 of its initial concentration। और मैं सोचूं सबने एक जैसा कैसे लिख लिया, यहीं से लिखा था, है ना। ओके, देन सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? शो दैट half life period of first order reaction is independent of initial concentration of the reactant। पहला पोर्शन डेफिनेशन 1 नंबर, दूसरा पोर्शन आपको शो करना है टी हाफ।
तो अब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होती। अब कहां से स्टार्ट करेंगे? वी नो फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ, बोलो भाई ऊपर क्या, A नॉट अपॉन A। ठीक है, अब यहां पे एट T इज इक्वल टू T हाफ, ये जो कंसंट्रेशन है ये किसके बराबर होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। ठीक है, तो T हाफ किसके बराबर आया? 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ, ऊपर है A नॉट, नीचे क्या आ गया? A नॉट बाय 2। ठीक है, तो 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ, इससे ये कैंसिल, 2 चला गया ऊपर, ये आ गया लॉग 2। 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 अपॉन K मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K। Hence it is proved T half is independent of initial concentration। वो डबल हो, ट्रिपल हो, कुछ भी हो, उसको हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। T half is independent of initial concentration। क्लियर? यहां पे लग देना, thus T half is independent of initial concentration। इसको पूरा डेराइव नहीं करना है। मैंने देखा कुछ बच्चों ने बिल्कुल शुरू से इसको डेराइव किया, पहले ये चीज डेराइव करी, उसके बाद आप लोग आगे गए। What are pseudochemical reactions? पहला पोर्शन pseudochemical reaction की डेफिनेशन, दूसरा उसका एक एग्जांपल। बोलो, शाबाश बोलो। हाँ, the reaction which appear to be of higher order but actually they are of lower order। ठीक है, उनको बोलेंगे हम स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, देखने में कुछ और है बट एक्चुअली वो कुछ और है। अब ऐसा होता क्यों है? इस केस में मिनिमम 2 रिएक्टेंट चाहिए होते हैं हमें, मतलब रिएक्शन अपीयर्स टू बी ऑफ सेकंड ऑर्डर बट होती क्या है वो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि दोनों में से एक रिएक्टेंट जो है दैट विल बी इन एक्सेस, और जो चीज एक्सेस में होगी हम उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस की डेफिनेशन क्लियर। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, दोनों में से कोई भी आप, मैं दोनों एग्जांपल्स लिख के बताती हूं। एस्टर CH3COOC2H5, दिस इज एस्टर। इथाइल इथेनोएट या इथाइल एसीटेट, इसको ओपन करके बता देती हूं। CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, इसकी करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। वाटर ऐड किया, वाटर ऐड हुआ, इस तरफ OH और इस तरफ H। अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना? CH3COOH प्लस C2H5OH, एक बना एसिटिक एसिड और दूसरा इथेनॉल। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन appears to be what? Rate equal to K concentration CH3COOC2H5 into concentration of water. Actually this is in excess. It appears to be of second order. Appears to be of second order. But water is in excess. Therefore, concentration of water
क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर विल बिकम कांस्टेंट। तो रेट किसके बराबर आ गया? K इंटू CH3COO C2H5 इंटू 1। ठीक, तो रेट विल बी K CH3COO C2H5। ऑर्डर कौन सा आया? फर्स्ट। इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। So this chemical reaction is pseudo chemical reaction और pseudo order reaction। धोखा दे रही है। Reactant appear to be कि दो reactant हैं, obviously दो ही होंगे मिनिमम, लेकिन एक की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है that becomes constant। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर एक रिएक्शन के ऊपर। पहला एग्जांपल। दूसरा मैंने आपको बोला सुक्रोज C12H22O11 प्लस वाटर, इन्वर्शन ऑफ शुगर जिसको बोलते हैं, एसिड कैटालाइज्ड, वाटर अगेन इट इज इन एक्सेस, तो ये बनाता है C6H12O6 C6H12O6। एक बनता है ग्लूकोज, एक बनता है फ्रक्टोज। अगेन रेट किसके बराबर आ गया? K इंटू C12H22O11 इंटू वाटर। इट अपियर्स टू बी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेकंड, बट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इट इज कांस्टेंट 1। तो रेट किसके बराबर आ गया? K C12H22O11। बोलो भाई, ऑर्डर कितना आ गया? 1। उन्होंने एक एग्जांपल बोली, ये आपने दो एग्जांपल्स कर ली। दोनों में से जो आपको इजी लगती है आप उसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी बोलो, शाबाश। एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to enable the reactants cross energy barrier। okay, ये मैंने कौन सा एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया? एक्सोथर्मिक का है या एंडोथर्मिक का? बोलो। इस तरफ ले ली हमने एनर्जी और इस तरफ ले लिया हमने रेट। ये रहा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रही एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की कम, मतलब एक्सोथर्मिक। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक। ओके, ये एनर्जी किसकी है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये एनर्जी किसकी है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो टॉप है, दिस इज व्हाट? ई थ्रेशोल्ड। ओके, लेकिन रिएक्टेंट के पास तो इतनी एनर्जी है और इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, तो ये कहां से आएगी? इतना पोर्शन ऑफ एनर्जी मुझे एडिशनल एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। या तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कोई और फैक्टर लगाएंगे जिसकी वजह से ये एनर्जी हमें मिले, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर की एनर्जी एक्वायर करेंगे और दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करने के लिए अब ये मेरे पास ई एक्टिवेशन किसके बराबर आया? ई थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आप लोगों ने ये तो जरूर लिखा है बट ये नहीं बनाया है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जिस भी क्वेश्चन में आप कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कोई ग्राफ बना सकते हैं, तो उसके लिए पेन की इंक बचाने की जरूरत नहीं है, उसको बनाइए। ठीक है, ये मैंने एक्सोथर्मिक के लिए बनाया है। क्लियर हो गया? अब उसका क्वेश्चन क्या था? हाउ इट इज रिलेटेड विद रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ये किस तरीके से रिलेटेड है? अगर किसी रिएक्टेंट को हमें बहुत ज्यादा एक्टिवेशन देनी पड़ रही है तो वो रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी? स्लो होगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। सिंपल एग्जांपल, हमारे पास 1 किलो वुड है। अब वुडन पोर्शन सेलुलोज में 2 टाइप का ले रही हूं, एक मोटे मोटे लकड़ी के पीस हैं और एक मेरे पास पराली है। पराली समझते हो ना सब? हम लोगों ने सेम अमाउंट ऑफ फायर, एक मैच स्टिक ली, दोनों को जलाया। अब जो लकड़ी का इतना मोटा पीस होगा वो जल्दी आग पकड़ लेगा? कौन जल्दी आग पकड़ेगा? तो दोनों में से पहले बर्न कौन करेगा? पराली। पराली एकदम से जल जाएगी और लकड़ी का पीस दैट विल टेक टाइम। तो दोनों में से फास्ट रिएक्शन कौन सा हुआ? पराली वाला। लकड़ी वाले को ज्यादा टाइम लगा। अब पराली को जलाने के लिए एक्टिवेशन चाहिए थी, मतलब थोड़ा सा इनिशिएशन चाहिए था, हल्की सी आग पकड़े फिर वो पूरी जल जाएगी अपने आप। माचिस से आपने पराली जलाई, वो तो जल गई, बट एक सिंगल माचिस से आप लकड़ी के मोटे पीस को नहीं जला पाएंगे। या तो आप उसके ऊपर ऑयल फेंकोगे या थोड़ा घी फेंकोगे, तभी आग पकड़ता है ना वो। मतलब उसके लिए हमें एक्टिवेशन ज्यादा देनी पड़ेगी और वो प्रोसेस क्या रहता है? उसके मोटी लकड़ी के बर्न करने का प्रोसेस क्या है? स्लो। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी हायर है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? स्लो। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी आप लो दे रहे हो या लेस दे रहे हो, कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत किसको होती है? वो रिएक्शन फास्ट। द रिएक्शन इज फास्ट। ठीक है, अब मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स करती हूं जो आपके सामने लिखी है। आगे को जाते हुए रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वापिस आते हुए रिएक्शन क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक। ओके, एंडोथर्मिक वापिस जाने के लिए अब ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन गया? रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट है वो क्या बन गया? प्रोडक्ट। ओके, अब इसको क्रॉस करना है। लो भाई, इतनी एक्टिवेशन कहां से लाओगे? अब रिएक्टेंट की एनर्जी है इतनी सी, क्रॉस करना है इतना बड़ा पहाड़, तो ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। ये एक्टिवेशन एनर्जी हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लेके चल रहे हैं। ठीक, तो रिएक्शन क्या होगा? स्लो। इट्स अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो सिंपल सी बात, कम एक्टिवेशन एनर्जी मींस फास्ट रिएक्शन, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी मींस स्लो रिएक्शन। आपको यही लिखना था। आप लोगों ने क्या किया? 1 नंबर सभी का कटा। आपने सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखी, ये फॉर्मूला लिखा। 2-3 बच्चों ने लिखा हुआ है लार्जर इज एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर विल बी स्लोअर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। बस उसने यही पूछा है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी को किस फॉर्मूले से आप लोग कैलकुलेट करते? एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कौन सी इक्वेशन लगती है? आर्हेनियस इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू K इक्वल टू A e रेज टू पावर EI बाय RT। यहां आई एक्टिवेशन। पर इसको कैसे हम सॉल्व करें? पेपर में समटाइम्स क्या आता है, इसमें K क्या है, A क्या है, EA क्या है, R क्या है, T क्या है, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक, जब आर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन आए, इक्वेशन लिखिए और कोई भी इक्वेशन जो उसमें कंपोनेंट यूज हुए उनको भी डिफाइन कीजिए। अब इसको सॉल्व करें टेकिंग लॉग, नेचुरल लॉग। तो ये आया नेचुरल लॉग ऑफ K, नेचुरल लॉग ऑफ A, और ये क्या हो जाएगा? EA बाय RT। ये E कैंसिल हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करें बेस 10 में, ये बना 2.303 लॉग ऑफ K, 2.303 लॉग ऑफ A माइनस EA बाय RT। इसको इधर ले आते हैं, लॉग K इक्वल टू 2.303 लॉग A डिवाइडेड बाय 2.303, और ये क्या आया? EA अपॉन 2.303 RT।
ये कैंसिल, मेरे पास इक्वेशन बची log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बन गई लीनियर इक्वेशन। अब इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखती हूं, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन टी। अब आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी, दिस इज y एम एक्स प्लस सी। जो इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है दैट इज इंटरसेप्ट, वो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ये ग्राफ यहां से जाएगा। y एक्सिस पे कौन है? log ऑफ k, k क्या है? रेट कांस्टेंट। x एक्सिस पे कौन है? 1 अपॉन t। ये रहा हमारे पास स्लोप, ये रहा इंटरसेप्ट, ये वैल्यू कौन देगा? log ऑफ a। अब इस लाइन का आप लोग स्लोप निकालिए, दिस इज थीटा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू लेट इट बी ए बी सी, किसके बराबर होगा? ए बी अपॉन बी सी। तो यहां टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये ए बी कहां से आया? एक्स्ट्रापोलेट करो इसको यहां तक, ये रही वैल्यू ए बी की, बी और सी की वैल्यू ये रही, ये रही बी और सी की वैल्यू, डिवाइड करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप। स्लोप की वैल्यू आपके पास कोई ना कोई आ गई। अब स्लोप किसके बराबर है? m किसके बराबर? ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर, इसकी वैल्यू पुट करी, इनको उधर ले जाओ, m इंटू 2.303 इंटू आर किसके बराबर आ गया? एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप ग्राफिकली एक्टिवेशन एनर्जी को यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार डिटेल में भी आता है कि हाउ यू कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन। बस इसको यहां तक लेके आना है कि ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ में स्लोप की वैल्यू निकालो, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लो। दूसरा, अर्हेनियस इक्वेशन से जब आपके पास रेट कांस्टेंट की दो वैल्यूज हों तब आप कैसे निकालते थे? दो अलग अलग रेट कांस्टेंट K2 अपॉन K1, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसको सॉल्व करें, EA अपॉन 2.303 R, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2 किसके बराबर है? log K2 अपॉन K1। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है? रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल और ट्रिपल और 4 times. Rate constant becomes, let it be, double when temperature changes from 310 to 320. तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करो। आपने बड़े सारे न्यूमेरिकल्स अपनी कॉपी में सॉल्व किए इसके साथ के। तो K2 अपॉन K1 कितना हो गया? डबल। ये आ गया log, मतलब K2 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। log 2 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 कितना है? 320 माइनस 310 अपॉन 310 इंटू 320। सॉल्व कीजिए, log 2 की वैल्यू 0.3010, R 8.314, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, इनको सॉल्व करो, दूसरी साइड ले जाओ। आते हैं न्यूमेरिकल ऐसे वाले, दो कांस्टेंट्स की वैल्यू। ओके, coming back to your unit test, show that for a first order reaction time required for 99% completion of a reaction is twice of time required for 90%. I'm very happy, सबका न्यूमेरिकल ठीक था, ये है ना। तो आपके पास दो सिचुएशंस हैं, T 99% एंड T 90%। ओके, पहले इसका देखते हैं। इस चीज के लिए
हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन 100, फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी बची 100 माइनस 99 कितनी आ गई 1। तो T 99% किसके बराबर 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ 100 अपॉन 1 कितना आ गया 2.303 अपॉन K लॉग 2 लॉग 100 का कितना आ गया इंटू 2, यही आ गया। ये आ गया T 99%। T 90 देखें, T 90 के लिए इनिशियल कंसेंट्रेशन 100, फाइनल कंसेंट्रेशन 100 माइनस 90 कितनी बची 10। तो T 90% 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ 100 अपॉन 10 कितना आया 2.303 अपॉन K लॉग 10, लॉग 10 कितना होता है 1। तो यही आया T 90%। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। T 99% अपॉन T 90% कितना आ गया 2.303 अपॉन K इंटू 2 अपॉन 2.303 अपॉन K कैंसिल कितना आया 1। T 99% अपॉन T 90 कितना आ गया 2 और T 99% इक्वल टू 2 इंटू T 90%। यही प्रूफ करना था, डैम इजी। लास्ट वन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती हैं? व्हाट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस? इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रही, वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड कर रही हैं, और वो और फैक्टर दैट मे बी आइदर कैटलिस्ट, दैट मे बी आइदर रेडिएशन, वो कुछ और डिपेंड किसी और पे डिपेंड करेगी। मोस्ट सिंपल एग्जांपल इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक, ओके। फोटोकेमिकल रिएक्शन मेरे को बताओ जरा, जो आपने देखी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? हाँ, फोटोसिंथेसिस। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस करें, 6 and 6 carbon dioxide. This is the simplest example, photosynthesis. अब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसके ऊपर कोई कंडीशनिंग नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन में वो काउंट ही नहीं होंगे कि 4 मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल। जब तक सनलाइट नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं होगी, रेट ऑफ रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। सेम इसी तरीके से एक और एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन 2HCl, ऐसे नहीं बनेगा। क्या चाहिए? लाइट। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बोथ द रिएक्शंस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन ही ये है, द रिएक्शंस इन विच rate of reaction is independent of concentration, that does not depend upon concentration of reactants. तो आपको जितनी टाइप की भी हमारे पास रिएक्शंस हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर्स हैं, स्यूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, तो समटाइम्स डेफिनेशन आएगी, समटाइम्स डेफिनेशन के साथ एग्जांपल पूछेंगे, समटाइम्स सिर्फ आपसे एग्जांपल पूछेंगे। तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 0, rate of reaction depends upon certain other factors. Clear? So it was all about unit 3. अगले यूनिट में मिलते हैं अब, है ना।